Hi guys, welcome to Anushala by Anushree. From today onwards, we are going to start with Class 8th History Chapter number 4, Tribal, Dikus and the Vision of Golden Stage. पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था रूलिंग द कंट्री साइड. रूलिंग द कंट्री साइड में हमने देखा कि किस तरीके से ऐसे एरियाज़ में जो आउटस्कर्ट्स हैं मेन सिटीज़ के, पहले ब्रिटिशर्स ने ट्रेड के थ्रू मेन सिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की. उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से जो आउटस्कर्ट्स एरिया हैं, जो विलेजेस हैं आसपास के, वहाँ से रेवेन्यू को जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी फार्मर्स थे ज़्यादातर. ठीक है, सम वर हैविंग देयर ओन लैंड एंड अदर्स वर द लैंडलेस फार्मर्स. तो इन सारे लोगों से ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि हम किस तरीके से रेवेन्यू को जनरेट करा सकते हैं, राइट, और किस तरीके से अपना पावर कंट्री साइड में भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम्स लाए, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट या ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड रेतवारी सिस्टम, राइट. अब इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि फॉरेस्ट एरियाज़ में किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की. ठीक है, अब चैप्टर के नाम में आपको कहीं पर भी फॉरेस्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन इट इज़ टोटली रिलेटेड विद द फॉरेस्ट. कैसे? ट्राइबल, दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज. पहला वर्ड ट्राइबल, ये अपने आप में बताता है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्राइबल ग्रुप्स. और जनरली हम देखते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट एरियाज़ में. सम लिव्स इन द फॉरेस्ट एरियाज़, कुछ बहुत ही ज़्यादा माउंटेनियस रीजन में रहते हैं. ठीक है, मतलब ट्राइब्स जो हैं ओवरऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. सारे ट्राइब्स के कल्चर अलग हैं. मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है या जो वर्णा सिस्टम है, इन सारी चीज़ों से ट्राइबल सिस्टम जो है वो बहुत ही अलग चलता है. उस पर्टिकुलर ट्राइब के अपने रूल्स होते हैं, है ना, वहाँ पर हायरार्की अलग होती है, वहाँ के कल्चर और वहाँ के ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, राइट. और जब भी आप ट्राइबल पीपल की बात करते हैं तो यू मस्ट रिमेंबर कि ट्राइबल पीपल जो हैं उनके लिए उनका कल्चर या जो उनके कस्टम्स हैं, ठीक है, जो रीति रिवाज हैं या जो प्रथाएं हैं उनके ट्रेडिशन में, उनके कल्चर में, वो सारी की सारी से वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं. ठीक है, अगर आप ट्राइबल पीपल्स के कस्टम्स पे या उनके कल्चर पर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, राइट. चलो, तो इस चैप्टर में देखा कि हम क्या करने वाले हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से ब्रिटिशर्स ट्राइबल पीपल की लाइफ्स को अफेक्ट कर रहे हैं. फॉरेस्ट लॉज ला रहे हैं तो उससे ट्राइबल लोगों को क्या अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, हम देखेंगे कि दिकूज कौन होते हैं और विजन ऑफ गोल्डन एज क्या है. ठीक है, गोल्डन एज का मतलब होता है कि एक ऐसा पीरियड जिसमें सोसाइटी में सारी चीज़ें अच्छी चल रही है ना, मतलब ऑलमोस्ट ऑल दी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, वो एक नेक्स्ट लेवल पर काम करती हैं. ठीक है, एक और चीज़ इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे लेकिन काफ़ी कम. ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. कुछ 2-3 ट्राइब्स हैं, आपको उनके नाम याद करने पड़ेंगे. एक मुंडा ट्राइब है जिसके बारे में थोड़ी सी डिटेल स्टडी आपको दी है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी. और कुछ ट्राइबल रिबेलियंस हुए हैं, है ना, उनके नाम याद रखने हैं. बस इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ भी याद नहीं रखना है. क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं. ठीक है, चैप्टर को इस नज़रिए से नहीं पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें याद करनी है. चैप्टर को इस नज़रिए से पढ़ना है कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी है कि भाई ब्रिटिशर्स आए और किस तरीके से जब वो पूरी इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने फॉरेस्ट एरियाज़ में क्या किया. ठीक है, और इंडिजीनियस ट्राइब्स जो थी, जो इंडिया में ऑलरेडी सर्वाइव कर रही थी, उनके साथ क्या चीज़ें हुई. फाइन, चलो चैप्टर को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर की शुरुआत हुई है आपके इस पर्सन के नाम से, है ना, मतलब मुंडा ट्राइब है जो कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? इट इज़ अ प्लेट्यू रीजन इन द स्टेट ऑफ झारखंड, जो बहुत ही ज़्यादा रिच है इन दी मिनरल्स, है ना, मिनरल रिसोर्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है, बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पर पाए जाते हैं. ठीक है, लेकिन आपके जो इंडिया में सेंट्रल इंडिया है, जिसमें MP, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे रीजन आते हैं. ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जिसमें आपकी 7 सिस्टर्स आती हैं, ये 2 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्राइबल पीपल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. ओवरऑल इंडिया में ट्राइब्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कंसनट्रेटेड कहाँ पर है? सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट. चलो आगे बढ़ेंगे.
सी ट्राइबल पीपल जो होते हैं उनके ग्रुप्स में, मतलब उनकी जो ट्राइब है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो सारी ट्राइब्स में लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रखती हैं। ठीक है, कैसे? ट्राइब्स जो होती हैं ग्रुप्स में रहती हैं हमेशा। ठीक है, ट्राइब्स कैसे रहना पसंद करती हैं? ग्रुप्स में। ट्राइब्स जनरली क्या करती हैं, जितने भी उनके रिसोर्सेज होते हैं उनको कलेक्टिवली यूज़ करती हैं, है ना, कलेक्टिव पावर फॉर रिसोर्सेस। मतलब कि रिसोर्सेज ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्सन के हाथ में होते हैं। ठीक है, अगर एक ट्राइब है वो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, एक टेरिटरी में रह रही है, तो उस टेरिटरी में जितने भी रिसोर्सेज है वो पूरी ट्राइब मिलकर यूज़ करेगी, है ना, उसकी कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, फिर ग्रुप्स, कलेक्टिव पावर फॉर द रिसोर्सेज, हायरार्की। मतलब जैसे कि आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी में देखते हैं कि एक लेवल होता है ना, जैसे हमने देखा वर्ण सिस्टम होता है, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, ट्राइबल पीपल जो है वो इस हायरार्की से अलग है, वो वर्ण सिस्टम फॉलो नहीं करते, लेकिन इट डजेंट मीन्स कि उनके कल्चर में या उनके ग्रुप्स में कोई भी हायरार्की नहीं है। ठीक है, उनके में भी क्या होता है कि कोई एक पर्सन होगा जो बनेगा ट्राइबल चीफ। ठीक है, मतलब एक लीडर, अब बाकी लोग उसकी बात को मानेंगे। इसके पास कुछ कुछ पावर ज़्यादा होंगी, लेकिन ये अपने आप को एज अ किंग या एज अ राजा ट्रीट नहीं करेगा, और कोई भी इसको एज अ राजा ट्रीट नहीं करेगा। ये ट्राइब का बस एक मेंबर रहेगा, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ किंगशिप या फिर लीडरशिप को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बल्कि राजा जैसी कोई भी पावर इसके पास नहीं होती। बट समटाइम्स ये जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं इनके अपने सोसाइटी को संभाल के रखने के या अपनी सोसाइटी को गवर्न करने के कुछ अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, इनके बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है या फिर इनके बीच में अगर पुलिस जैसी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, मतलब कि नॉट एग्जैक्टली पुलिस हम कहेंगे, क्राइम्स को पकड़ने की या क्राइम्स को सुधारने की या जजमेंट सुनाने की जो पावर्स हैं वो भी इन लोगों में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब, राइट। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं किसी भी ट्राइब के। साथ में ट्राइबल पीपल जो हैं दे आर समटाइम्स सीन एज वल्नरेबल टू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ठीक है, मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से वो अपने आप को क्या सोचते हैं कि उन्हें खतरा हो सकता है, प्लस दे आर नॉट इंस्टेंटली रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहे हैं और अब वो उससे चेंज होना नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए जब भी कोई भी आउटसाइडर है या कोई भी दूसरा व्यक्ति है जो उनकी ट्राइब को बिलोंग नहीं करता है सॉरी, अगर वो आकर कुछ चेंजेस उनमें करने की कोशिश करता है फोर्सफुली या फिर इवन उनको कन्विंस करने के बाद भी, तो भी वो सारे के सारे लोग जल्दी से चेंज के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, चलो, तो ये हमने ले लिया एक बेसिक आइडिया कि ट्राइब क्या होती है। ठीक है, उनमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्राइबल पीपल जो है वो सर्वाइव करते हैं। देर आर 4 वेज, देर यूज टू बी 4 वेज इंडिया में जहाँ पर जिसके थ्रू ट्राइबल पीपल जो है वो क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, बट बिफोर द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, बिफोर द कॉलोनियल पीरियड का मतलब यहाँ पर क्या है, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो ट्राइबल पीपल थे ये सर्वाइव कैसे कर रहे थे इंडिया में। ठीक है, सबसे पहला तरीका जूम कल्टीवेशन। इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो ट्राइबल पीपल थे इनके पास बहुत ही एक्सप्लिसिट आप कहेंगे पावर्स थी, जो क्या मतलब कैसी पावर्स थी कि फॉरेस्ट को ही अपने तरीके से यूज़ करते थे। जिस भी फॉरेस्ट में ट्राइबल पीपल रह रहे हैं उनकी जो पर्टिकुलर टेरिटरी है उसके लिए वो पूरी तरीके से पावरफुल होते थे। ठीक है, मतलब कि अगर एक ट्राइब पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर फॉरेस्ट में रह रही है तो उस ट्राइब को पूरा अधिकार है कि वो उस जंगल को, उस फॉरेस्ट को अपना घर मानेगी, वहाँ के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करेगी। ठीक है, अगर वो चाहे तो वहाँ के रिसोर्सेज को बाहर बेच सकती है या किसी भी तरीके से वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए वो पूरी पावरफुल है। ठीक है, सारे राइट्स उसके पास रहते थे। ठीक है, साथ में कोई भी ट्राइब अगर जंगल में रह रही है
और वो उसको अपना घर मानते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार होती है। जनरली ट्राइबल पीपल जो होते हैं, दे बिलीव इन दी नेचुरल स्पिरिट्स। नेचुरल स्पिरिट्स मतलब इनका जो ट्रेडिशन है जिसमें ये जो पूजा पाठ करते हैं, जिसको भी ये मानते हैं, जनरली इट इज़ रिलेटेड टू नेचर। ठीक है, हो सकता है कि ये ट्रीज़ की पूजा करते हो सकता है ये रॉक्स की पूजा करते हो, ठीक है, या फिर हो सकता है सॉइल की पूजा करते हो। क्यों? क्योंकि इनका जो भी सराउंडिंग है वो नेचर से ही घिरा हुआ है ना, फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे हैं। ठीक है, तो जनरली इनका मानना होता है नेचुरल स्पिरिट्स में, जानवरों की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, हम भी करते हैं, लेकिन उनके जो पर्टिकुलर डीटीज़ होते हैं या जिनको आप देवी या देवता बोलेंगे, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द नॉर्मल पीपल, नॉट एक्चुअली द नॉर्मल पीपल। जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी बाहर रह रही है उससे थोड़ा सा कल्चर इनका डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो, तो ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या कर रहे थे, झूम कल्टीवेशन। अब झूम कल्टीवेशन क्या है, इसका एक और नाम है जो शायद आपने सुना भी होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो देखो। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब कल्टीवेशन तो हो रहा है, एग्रीकल्चर तो हो रहा है, लेकिन कैसा, शिफ्टिंग बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, क्या, कल्टीवेशन। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक पर्टिकुलर फील्ड है, ठीक है, और फील्ड ये कैसे बनेगा, थ्रू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, एक जंगल था जहाँ पर कोई पर्टिकुलर ट्राइब रह रही है और उसके कुछ लोग एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पहले फॉरेस्ट में खाली जगह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उस जगह एक पर्टिकुलर पैच लेंगे, एक ज़मीन का एक टुकड़ा लेंगे, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है, एक लिमिटेड साइज़ का लैंड लेंगे, उसको उसमें डिफॉरेस्टेशन करेंगे, वहाँ के पेड़ों को काटेंगे। ठीक है, पेड़ों को काटने के बाद उनको जला देंगे। ठीक है, जलाने के बाद जो राख बचेगी या जो एशेज़ होंगी उसको क्या करेंगे, सॉइल के साथ मिला देंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है, सॉइल को ऑर्गेनिक मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाएगा। एग्रीकल्चर करने के बाद क्या करेंगे, जब उस जगह से 2 से 3 बार कल्टीवेशन या प्रोडक्शन हो जाएगा, है ना, 2 से 3 बार वहाँ पर क्रॉप ग्रो कर ली, उसके बाद इस पर्टिकुलर ज़मीन को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इस ज़मीन को खाली छोड़ देंगे और जाकर सेम दोबारा से डिफॉरेस्टेशन करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, 2-3 साल तक करेंगे, फिर उसको भी छोड़ देंगे। मतलब इस तरीके से ये अपना जो कल्टीवेशन है उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं, फील्ड को शिफ्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, और जो पुराना लैंड खाली है ये 2 से 3 साल तक खाली रहेगा, है ना, 1-1.5 साल तक खाली रहेगा, और उसके बाद इसमें दोबारा से जो सॉइल में मिनरल्स खत्म हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, वापस आ जाएंगे तो फिर यही व्यक्ति चाहे तो इस पर आकर कल्टीवेट कर सकते हैं, कोई और व्यक्ति जाकर इस पर कल्टीवेट कर सकता है। समझ आया? मतलब फील्ड की ओनरशिप कोई एक पर्टिकुलर पर्सन लेकर नहीं रखता है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि ट्राइबल पीपल की पॉपुलेशन कम है और फॉरेस्ट में एरिया ज़्यादा है। ठीक है, और क्योंकि इनको काट कर जला कर फिर उस पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इसका एक और नाम होता है जिसको आप कहते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ठीक है, वैसे झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन ये जनरल टर्म्स हैं, लेकिन इनके अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम भी होते हैं। ठीक है, चलो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन समझ आया, इसी को आप झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहेंगे। ठीक है, ज़मीन को खाली क्यों छोड़ा जाता था, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि फॉरेस्ट एरियाज़ में जो भी कल्टीवेशन हो रहा है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से हो रहा है, तो उसमें ना तो कोई पेस्टिसाइड डाल रहा है ना तो कोई फर्टिलाइज़र डाल रहा है। ठीक है, मतलब कि ज़मीन, सॉइल जो है वो दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को गेन कर ले, न्यूट्रिएंट रिच हो जाए, इसके लिए नेचुरली उसको छोड़ दिया जाता है कि इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो। ठीक है, 2-3 साल तक अगर वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगी तो दोबारा से सॉइल गेन कर लेगी और फिर से उस पर एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे बहुत ही जनरल, तो आपको समझ में आएगा कि भाई डिफॉरेस्टेशन करके अगर आप बार बार इस तरीके से फील्ड चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो ये पॉसिबल कब है? जब आपके पास ज़मीन अनलिमिटेड है। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये काम करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा, और साथ में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ आपने एक प्लॉट के काट दिए हैं वो क्या 1-2 साल में ग्रो हो जाएंगे? नहीं, बड़े ट्रीज को ग्रो होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, दैट वाज
समवॉट सीम्ड रॉन्ग टू द अदर पीपल, जो बाहर से ये सारी चीज़ों को देखते थे। ठीक है, चलो, तो पहला ऑप्शन क्या था इनके पास सर्वाइव करने का? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा ऑप्शन था हंटिंग गैदरिंग। हंटिंग गैदरिंग मतलब हंटिंग यानी शिकार करना, और गैदरिंग मतलब सामान को कलेक्ट करना या इकट्ठा करना, राइट। अब हंटिंग गैदरिंग जो है ये ऐसा काम है जिसमें कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है ना। बाहर जा रहे हैं, आप शिकार कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, और जो भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, जो भी आपको मीट मिल रहा है, जिस भी सामान, मतलब मीट इंक्लूडिंग जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं आप जिनको हंटिंग करके गैदर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एलिफेंट है उसका टस्क होता है, ठीक है, डियर्स जो हैं उनके जो सींग होते हैं, ये सारी चीज़ों को भी गेन कर लिया जाता था बाय हंटिंग। ठीक है, और गैदरिंग मतलब रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। ठीक है, अब गैदरिंग में हो सकता है कि भाई जंगल से फायरवुड्स को इकट्ठा किया जा रहा हो, फ्रूट्स को इकट्ठा किया जा रहा हो, कुछ वेजिटेबल्स को या मेडिसिनल प्लांट्स को इकट्ठा किया जा रहा हो, है ना। किसी भी चीज़ को आप इकट्ठा कर रहे हैं उसको आप कहेंगे गैदरिंग, राइट। तो हंटिंग और गैदरिंग वॉज अनदर ऑप्शन। ठीक है, अब हंटिंग गैदरिंग से क्या होता था? हंटिंग गैदरिंग में जो भी सामान इकट्ठा किया जा रहा है या जो भी मीट है, ठीक है, इनके पास ऑप्शन होता था ट्राइबल पीपल की, ये तो चाहें या तो आपस में ट्राइब्स में इन सामानों को एक्सचेंज कर लें। ठीक है, मान लो कि किसी और ट्राइब ने जस्ट सॉरी, हंटिंग गैदरिंग मतलब आप क्या कर रहे हैं? जस्ट हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, तो मान लो कि किसी ट्राइब ने कुछ हंट करके प्रोडक्ट्स को या मीट को या एनिमल्स को लिया, है ना, इकट्ठा किया, और फिर वो दूसरे ट्राइब के साथ उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इवन ये लोग, ऐसा नहीं था कि ट्राइबल पीपल है तो आउटसाइड वर्ल्ड से एकदम ही कटे हुए हैं, है ना। आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी इनका इंटरेक्शन था। कैसे? बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी, है ना, जैसे कि खोंद ट्राइब ऑफ उड़ीसा, कहाँ की थी ये? उड़ीसा। ठीक है, ये लोग करते थे हंटिंग गैदरिंग उड़ीसा के फॉरेस्ट में। ठीक है, अब ये जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, ये अपना सामान बाहरी लोगों को, बाहर से जो ट्रेडर्स थे या मर्चेंट्स थे, जब वो मान लो उनको फायरवुड्स चाहिए हैं, ठीक है, या उनको दूसरे रिसोर्सेज चाहिए फॉरेस्ट से, तो वो क्या करते थे, इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि भाई आप हमको इतना सामान दे दें, इसके बदले हम आपको ज़रूरत का सामान दे सकते हैं, है ना, आपको फूड ग्रेन्स दे सकते हैं, या जो भी चीज़ें आपको आउटसाइड वर्ल्ड से चाहिए वो हम आपको दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों सिस्टम फॉलो हो जाते थे, बार्टर सिस्टम भी हो जाता था, सामान के बदले सामान। ठीक है, अदरवाइज समटाइम्स जो बाहरी लोग थे वो इनको लोन्स वगैरह भी दे देते थे या कैश दे देते थे, ताकि ये लोग दूसरी चीज़ों से सर्वाइवल कर सके, राइट। सो दिस वॉज अबाउट हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट्स कलेक्ट करेंगे, इवन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जिनसे मेडिसिन्स बनेंगी। ठीक है, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया करते थे, साल जो एक ट्री होता है, ठीक है, उससे ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करके ये लोग क्या करते थे, बाहरी लोगों को दे सकते थे। सो दिस वाज हंटिंग एंड गैदरिंग। चलो नेक्स्ट देखेंगे, जूम कल्टीवेशन, हंटिंग गैदरिंग, हर्डिंग। ठीक है, हर्डिंग का मतलब क्या होता है, जिसको आप चरवाहा बोलेंगे ना, उसको हर्डर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जो डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं एनिमल्स का, जानवरों को पाल रहे हैं, उनको चराने के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है, और उनसे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है उसको बेचते हैं दूसरे लोगों को, राइट। जैसे अब हर्डिंग में आप देखेंगे कि हो सकता है कि कोई काउस को हर्ड करे, कोई गोट्स को हर्ड करे। ठीक है, जिससे मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो या तो उसको खुद डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, या फिर उनको अगेन, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता था, वैसे ही ये लोग भी उन चीज़ों को बाहर बेच सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग अब हर्डिंग में तो जनरली ये होता था कि मीट वगैरह के चांसेस कम रहते थे, लेकिन जैसे कि मिल्क है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हो जाते हैं,
इन सारी चीज़ों को बाहर भेज दिया जाता था, ठीक है, और इवन अपने सर्वाइवल के लिए भी यूज़ किया जाता था। चलो, कुछ ट्राइब्स यहाँ पर ऐसी थी जो बाहरी वर्ल्ड के साथ क्या करती थी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती थी, लेकिन सम ट्राइब्स वर देयर जिनको ये लगता था कि उनको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना है, ठीक है। वो एज अ थ्रेट देखते थे ना, एक उनको डर रहता था कि अगर हमने आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ज़्यादा कांटेक्ट बनाया और ये अगर हमारी जगह को हमसे छीन सकते हैं, ठीक है, ये हम पर अटैक कर सकते हैं, राइट। कुछ ट्राइब्स थी इनमें से, जैसे अब हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन अगर इससे सर्वाइवल नहीं चल रहा है, हंटिंग गैदरिंग में ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर हंटिंग गैदरिंग करके सर्वाइवल नहीं हो रहा है तो कुछ इनमें से लोग जो थे ये क्या करते थे, आसपास के विलेजेस में जाकर या आसपास के टाउन्स या सिटीज़ में जाकर थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करते थे, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चरल सीजन्स में जाके ये बाहर काम ढूंढ सकते हैं, सोइंग हार्वेस्टिंग के समय, कंस्ट्रक्शन के समय जाके एज अ लेबर काम कर सकते हैं, ठीक है, वेंडर की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिनको ये लगता था कि हम दूसरों के लिए काम नहीं कर सकते, ठीक है। वन सच ट्राइब वाज बेगा। वन सच ट्राइब वाज बेगा, है ना। बेगा ट्राइब को क्या लगता था कि अगर उन्होंने किसी दूसरे के लिए काम किया तो उनकी डिग्निटी जो है वो कम हो जाएगी, है ना। इवन कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो, वो किसी और व्यक्ति के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे, ठीक है। उनको लगता था कि भाई हमारी डिग्निटी है कि हम अपनी मर्जी से अपना काम करेंगे, ना कि हम किसी और के अंडर काम करेंगे, राइट। सो दिस वॉज द केस विद बेगा ट्राइब्स। कहाँ की थी बेगा ट्राइब? सेंट्रल इंडिया, मतलब MP वाले रीजन की। ध्यान रखें, बेगा ट्राइब के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बारे में भी आ सकता है वन वर्ड, बट दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एज बेगा ट्राइब, राइट। चलो, ये हो गया आपका हंटिंग गैदरिंग। समटाइम्स यहाँ पर जो आपके फार्मर्स हुआ करते थे, मतलब जो प्रॉपर फार्मिंग कर रहे हैं या जो मनी लेंडर्स हैं या लैंड ओनर्स हैं, ये लोग इन लोगों को लोन्स दिया करते थे, ठीक है, अगर इनको ज़रूरत है तो। लेकिन ये लोन्स जो थे ये बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलते थे, ठीक है। अब हाई इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे हैं तो ये लोग चुका नहीं पाएंगे, है ना। इनको दोबारा से उसकी रीपेमेंट में क्या होता था, बहुत मुश्किल आती थी, ठीक है, जिसके कारण क्या होता था, इनकी लाइफ मिजरेबल बहुत ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। और जैसे इनकी लाइफ मिजरेबल हुई तो इनको समझ में आता है कि ये जो लैंड ओनर्स हैं, ज़मींदार्स हैं, ठीक है, या जो हमको लोन्स देने वाले लोग हैं, है ना, रिच पीपल जो हैं, ये इनको देखने लगे एज दिकूज। दिकूज का मतलब यहाँ समझो आउटसाइडर्स, ठीक है। दिकूज का मतलब क्या होता है? आउटसाइडर। और दिकू का मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले लोगों को दिकूज मान रहे हैं। जो भी व्यक्ति उनके लिए एज अ थ्रेट काम कर सकता है ना। अब दिकूज में यहाँ पर जो ज़मींदार्स और मनी लैंडर्स थे वो भी आएंगे और ब्रिटिशर्स भी आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स भी आकर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स जब आते हैं, है ना, ये सारी चीज़ के बाद हम देखेंगे ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो किस तरीके से एज देयर एनिमीज़ ट्राइबल पीपल उनको देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे फॉरेस्ट लॉ लाते हैं, बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं जो कि ट्राइबल पीपल के लिए उस समय आप देखें तो बियरेबल नहीं हुआ करते थे, राइट। चलो, अब देखते हैं हर्डिंग। हमने देखा कि किस तरीके से एनिमल के प्रोड्यूस को या एनिमल से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि डेयरी, है ना, एग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको प्रोवाइड कर देने वाले लोगों को आपने बोला है हर्डर्स, राइट। नेक्स्ट, सम वर डूइंग सेटल्ड एग्रीकल्चर। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड इसके लिए होगा कल्टिवेशन। देयर वर सम ट्राइब्स जो कि कल्टिवेशन तो कर रही थी बट दे वर नॉट डूइंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। वो एक जगह सेटल्ड होकर रहती थी और वहीं पर उन्होंने अपना काम शुरू किया, ठीक है, वहीं पर उन्होंने एग्रीकल्चर किया। अब यहाँ पर सेटल्ड होकर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? फूड ग्रेन्स को ग्रो कर सकते हैं, राइट। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या था? दे वर दी नोमैड्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घूम घूम के काम कर रहे थे, लेकिन ये जो थे ये एक ही जगह पर रहकर काम कर रहे थे, ठीक है। अब सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है इसमें ज़रूरी नहीं है कि फूड ग्रेन्स को ही ग्रो किया जाए, ठीक है, दूसरे क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस किया जाता था, है ना। कॉटन वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं इनको प्रोड्यूस कर दिया जाता था। इसमें एक जगह पर आएगा सिल्क कल्टीवेशन,
ठीक है, या जिसको आप कहेंगे सेरिकल्चर। ये सेरिकल्चर करने वाली एक ट्राइब थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसको ब्रिटिशर्स जैसे क्या करते थे, जब वो सिल्क वॉर्म्स का प्रोडक्शन करते थे तो कल्टीवेशन करते थे, तो उनसे क्या करते थे, सिल्क को फाइबर को खरीद लेते थे, फिर उसके बाद थ्रेड बनाकर उसको और आगे महंगे में बेच दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटेन में, राइट। तो इस तरीके से जो ट्राइब ये सेरिकल्चर कर रही थी उसका कॉन्ट्रैक्ट था आपके आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ठीक है, लेकिन उसका एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पर कैसे हुआ ये हम आगे देखेंगे। चलो, सेटल्ड एग्रीकल्चर में क्या था, एक जगह पर रहकर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, है ना, तो एग्रीकल्चर एक जगह पर रहकर कर रहे हैं तो कुछ प्रिमिटिव टूल्स आप डेवलप कर लेंगे, है ना, आप प्लाव को यूज़ करने लगेंगे, यानी हल को यूज़ करने लगेंगे, ठीक है, इरिगेशन के कुछ नए नए मेथड्स आप उसमें लगा सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेटल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। सेटल्ड एग्रीकल्चर में एक चीज़ और थी कि ये सेटल्ड कल्टिवेशन जो है कैसे शुरू होता है, एक पर्टिकुलर ट्राइब है जिसको लगता है कि एक एरिया में हम क्या कर सकते हैं, ये फॉरेस्टेड एरिया अच्छा है, हम इसको क्लियर करें और हम यहीं पर एग्रीकल्चर करेंगे, हम शिफ्ट नहीं करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब वो वहीं पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो क्या होगा, थोड़े समय में जो भी व्यक्ति अगर मान लो 5-6 साल से किसी एक जगह पर एग्रीकल्चर कर रहा है, अब उस समय ऐसा कुछ तो था नहीं कि गवर्नमेंट है या कुछ है तो किसी की ज़मीन किसके नाम है, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। तो जो व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा लंबे समय तक के लिए रह ले, जनरली उसको उस जगह की ओनरशिप मिल जाती थी। अब ऐसे में कुछ ट्राइब में रहने वाले कुछ लोग हैं जो पावरफुल हुए, है ना, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन रही, ठीक है। अब ऐसे लोग बन गए ट्राइबल चीफ, कहाँ गया, ऐसे लोग बन गए ट्राइबल चीफ, या इवन अपनी ही ट्राइब में वो लोग खुद मनी लेंडर्स बन गए, ठीक है, कि हाँ हम आपसे थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हैं, थोड़े से ज़्यादा रिच हैं, तो हम आपको सामान दे सकते हैं, लेकिन इवन समटाइम्स दे वर एक्सप्लॉयटेटिव टू द अदर ट्राइब्स, ठीक है, और इवन द पीपल हु आर लिविंग इन देयर ओन ट्राइब। तो इस तरीके से सेटल्ड एग्रीकल्चर यहाँ पर हुआ। चलो, ये हमने देखा, दीज आर द 4 ways थ्रू विच ट्राइबल पीपल वर केपेबल ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड वट एवर दे वर अर्निंग, ठीक है, बार्टर सिस्टम से कर रहे थे या आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट रख के कर रहे थे, पर ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ब्रिटिशर्स आएंगे, जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उनको समझ में आता है कि अच्छा ट्राइबल पीपल ये सारे काम करते हैं, इन सब में उनको बेस्ट लगा सेटल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। सबसे बेस्ट क्यों उनको सेटल्ड एग्रीकल्चर लगा, क्योंकि उनको ये समझ में आया कि देखो ट्राइबल पीपल बाकी इंडियन पीपल से थोड़े से डिफरेंट हैं, क्यों, क्योंकि वो थोड़े से और ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आप वो अपने इंडियन लोगों को ही अपने कल्चर में नहीं आने दे रहे हैं, उनको ही आउटसाइडर समझ रहे हैं, तो फिर आप तो ब्रिटिशर्स हैं, दूसरी कंट्री से आए हैं, ठीक है। तो उनको ये चीज़ समझ में आती है कि इनके साथ डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होगा, लेकिन इन पूरे में इनको सबसे सही लगता है कि सेटल्ड एग्रीकल्चर। इनको लगता है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल करना या उनको सिविलाइज्ड करना ज़्यादा आसान है जो एक जगह पर रुक के रहते हैं, है ना। आपको पता है कि ये आज यहाँ पे तो कल भी यहीं मिलेंगे हमको, ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो जगह पर घूम घूम के, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, है ना, ब्रिटिशर्स आए तो उनको समझ में आया कि भाई हमको फॉरेस्ट के रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, तभी तो हमने इंडिया को कॉलोनी बनाया है, लेकिन फॉरेस्ट को कंट्रोल करने वाले ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो उनको समझ में आया कि पहले हमें फॉरेस्ट को कंट्रोल करना है तो ट्राइब को कंट्रोल करना पड़ेगा, और ट्राइबल पीपल को कंट्रोल करना वॉज नॉट ईजी, ठीक है। तो उनको समझ में आया कि भाई जो लोग सेटल्ड रहकर कल्टीवेशन कर रहे हैं वो थोड़े से बेटर होंगे, उनको आसानी से थोड़ा सा हैंडल किया जा सकता है, लेकिन उनको लगता था कि जो लोग घूम घूम के कल्टीवेशन कर रहे हैं या हंटिंग हर्डिंग इस तरीके काम कर रहे हैं, दे मस्ट बी वाइल्ड। ये कैसे होंगे, वाइल्ड, ठीक है। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो इट इज़ जंगली, ठीक है, और यहाँ वाइल्ड का मतलब क्या है कि वो थोड़े से डेंजरस होंगे, वो आप पर अटैक करने से पहले सोचेंगे नहीं, ठीक है, या उनको सिविलाइज करना ज़्यादा कठिन होगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्राइबल पीपल्स लाइफ बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स आएंगे तो किस तरीके से चेंजेस वो यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, राइट। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट हैपेंड टू द ट्राइब्स आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन द इंडियन टेरिटरी, राइट। इतना समझ में आया तो ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thank you.